नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम क्लास 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक स्तर के पिछले प्रश्नों में पूछे गए मैथ के सवाल को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 5 प्रश्नों को देखा था। आइए इस वीडियो में भी 5 प्रश्नों को देखते हैं और ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न सीटेट में पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, प्रश्नों को पूछने की प्रकृति वैसे ही रहेगी, थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से ही आएंगे और प्रश्न को थोड़ा घुमा फिरा कर दिया रहता है। तो बिना किसी लाग लपेट के आइए बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फ्रेंड्स, यदि आप 6 से 8 तक की सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में क्लास 6, 7 और 8 की ज्योग्राफी दिया गया है, जहाँ से हूबहू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीटेट में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? 1 2/3 और 3/2, 2 1/2 और 3/8, 3 3/4 और 3/7 और चौथा दिया है 1/4 और 3/4। तो सबसे पहले हमको समझना है कि तुल्य भिन्न क्या होते हैं। फ्रेंड्स, तुल्य भिन्न वैसे भिन्न होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक भिन्न होते हैं और जिनका हर जो होता है वो समान होता है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ 3 और बटा 4 लिखते हैं तो ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं, जबकि नीचे वाला भाग हमारा हर होता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। दिए गए विकल्प में हमारा विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है, जिसमें 1/4 और 3/4 दिया गया है। कहीं कहीं फ्रेंड्स तुल्य भिन्न के बारे में ये देता है कि तुल्य भिन्न वह भिन्न है जिसमें अंश व हर में समान संख्या से गुणा किया जाए और जो हमें मिले वह तुल्य भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, इसमें हम 3 से ऊपर भी और 3 से अगर नीचे भी गुणा कर दें तो इस जो पहले का भिन्न है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात 3 दूना 6 और हर का हर में गुणा करेंगे तो 6/9। फिर इसको हम अगर कट करेंगे 3 से, 3 दूना 6 और 3 3 9 अर्थात 2/3 हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तुल्य भिन्न के बारे में पूछा है। हो सकता है अगली बार साधारण भिन्न या उचित भिन्न या अनुचित भिन्न के बारे में पूछ दे। तो आइए हम थोड़ी सी जानकारी इन सब के बारे में भी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, सामान्यतः भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण भिन्न और दूसरा होता है दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न को भी 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। आइए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम दशमलव भिन्न को देखेंगे। फ्रेंड्स, उचित भिन्न में अंश कम होता है और हर ज़्यादा होता है। जैसे 2/3, 4/7, ये क्या है? ये उचित भिन्न का उदाहरण है। जबकि अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। जैसे मान लीजिए 8/3, 7/2, ये किसके उदाहरण है? ये अनुचित भिन्न के उदाहरण है। जबकि मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक होता है और बाकी संख्याएं होती हैं। जैसे 2.1/2, 4.1/7, ये किसके उदाहरण है? मिश्र भिन्न के उदाहरण है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। आइए हम आगे बढ़ते हैं दशमलव भिन्न की तरफ। फ्रेंड्स, दशमलव भिन्न सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण आवृत्त और दूसरा होता है मिश्रित आवृत्त। साधारण आवृत्त क्या होता है? साधारण आवृत्त में जैसे मान लीजिए 10/3 दिया गया है, इसको अगर हम सरलीकृत रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 3.33333, अर्थात 3 की आवृत्ति लगातार होती रहेगी। अगर यदि इस तरह की संख्या आए तो इसको कहते हैं साधारण आवृत्त दशमलव भिन्न। लेकिन मिश्रित आवृत्त इससे थोड़ा अलग होता है। जैसे मान लीजिए 17/6 है, इसको हम अगर भाग दें तो ये आएगा 2.8333। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 1 या 2 अंकों के बाद समान अंक की पुनरावृत्ति होती है, जबकि साधारण आवृत्ति में एक ही अंक की पुनरावृत्ति बिना किसी व्यवधान के या बिना किसी संख्या परिवर्तन के लगातार होती रहती है। तो आई होप ये 5 प्रकार आप समझ गए होंगे। अगर आगे से प्रश्न पूछा जाए कि दिए गए विकल्पों में उचित भिन्न और अनुचित भिन्न कौन कौन है, पहचानिए, तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं? यहाँ पूर्ण घन के बारे में पूछा गया है। तो ये प्रश्न फ्रेंड्स गुणनखंड से है। अगर आप गुणनखंड निकालना जानते हैं तो आप बता पाएंगे कि कौन सा पूर्ण घन है और कौन सा पूर्ण घन नहीं है। अगर हम 729 का पूर्ण घन निकालेंगे गुणनखंड विधि से, यदि हम 729 का गुणनखंड निकालें तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन 1-2 स्टेप करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। हमें पता है कि कहीं के स्थान पे 9 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, और सभी अंकों का योग चूँकि 3 से विभाजित हो रहा है तो हम 3 से विभाजित करना स्टार्ट करेंगे। 3 9 6 1, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 27। फिर 3 से जाएगा 9।
फिर 3 से जाएगा 9। 729 जो है एक पूर्ण घन है। लेकिन यदि यह पूछा जाए प्रश्न में कि 729 किसका पूर्ण घन है, तो आपका उत्तर होगा 9 का, क्योंकि 9 को 3 बार अगर गुणा करेंगे तो आपको 729 मिल जाएगा। यहाँ चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो 10 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो हमें 1000 मिल जाएगा। ये सीधे सीधे हमको दिख रहा है। लेकिन 333 जो है ये पूर्ण घन नहीं है और हमारा उत्तर यही हो जाएगा। मैं तो देख के बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं या गुणनखंड निकाल सकते हैं, क्योंकि 333 का अगर गुणनखंड आप निकालेंगे तो यहाँ 3 से कटेगा 1 1 1 और 111 ऐसी संख्या है जो स्वयं और 1 से ही कटेगी, बाकी किसी संख्या से ये नहीं कटेगी। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा 333। यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। रही बात 216 की, तो आइए इसको भी चेक कर देते हैं कि 216 किसका पूर्ण घन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2 से लेके और मिनिमम 30 तक के घन और वर्ग आपको याद होने चाहिए टंग पे, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिखा एक ईंट भट्टा पे ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति हज़ार, अर्थात 2500 रुपये में 1000 ईंट मिल रही थी। अगर उसके पास अर्थात शिखा के पास 4000 रुपये हैं तो वह कितनी ईंट खरीद सकती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, यहाँ है रुपया और यहाँ है ईंट। तो यहाँ मैथ देख के आपको घबराना नहीं है। 2500 रुपये में हमें 1000 ईंटें मिल रही हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि 1 रुपये में कितनी ईंटें हमको मिलेंगी। 1 रुपये में कितनी ईंट मिलेंगी, जितनी ईंटें दी गई हैं डिवाइड कर देंगे। अगला स्टेप क्या होगा कि उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 4000। इसी 4000 को हम यहाँ ला के ऊपर गुणा करेंगे और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1600 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको इस बात को समझना है कि आखिर ये आया कैसे। 2500 रुपये में आपको 1000 ईंटें मिल रही हैं। 2500 रुपयों को अगर हम 5 भाग में बांटते हैं तो 500 रुपये होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसको भी अगर हम 5 भाग में बांटते हैं 1000 को, 200 ईंटें आएंगी कि नहीं आएंगी? अर्थात 500 रुपये में हमें 200 ईंटें मिल रही हैं। इस बात को समझे कि नहीं समझे? यहाँ हमने क्या किया, आप मैथ के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं या डरते हैं, तो सिंपली आपके पास 2500 यानी 500 रुपये के 5 नोट हैं, तो आपको एक नोट 500 का दे रहे हैं तो आपको 200 ईंटें मिल रही हैं। क्योंकि यहाँ हमने 2500 को भी 5 से डिवाइड कर दिया है और 1000 को भी 5 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब आगे देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि शिखा के पास 4000 रुपये हैं। 4000 का मतलब हुआ कि 500 के उसके पास कुल 8 नोट हैं और एक नोट पे हमें कितना मिल रहा है, एक 500 का नोट देने पे हमें 200 ईंटें मिल रही हैं। तो 8 नोट में 200 ईंटों से हम गुणा कर देंगे तो 1600 ईंटें शिखा को मिल जाएंगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बाज़ार से कुछ खरीदते होंगे, कॉपी, पेन, बिस्किट, टॉफ़ी, तो आप देखते होंगे, मान लीजिए आपको 100 रुपये में 50 चॉकलेट मिल रही है, तो आपसे यह पूछा जाए कि आपके पास 500 रुपये हैं तो आपको कितनी चॉकलेट मिलेंगी, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है, चाहे आप चूँकि इसलिए पहले वाले हिसाब से बनाएं या इसको सामान्य समझ के हिसाब से इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। बस यही है शर्त कि आप घबराइएगा नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिनी ने अपनी शिक्षिका से कहा, मैंने एक आयत बनाया है जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। 2 सभी वर्ग आयत होते हैं। 3 सभी आयत वर्ग होते हैं। 4 एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। सबसे पहले ये जानते हैं आयत और वर्ग के बारे में। सबसे पहले आयत की कुछ खासियत होती है कि आयत किसे कहते हैं। आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो दोनों बराबर होती है। अर्थात मान लीजिए कि ए और बी के बीच की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो सी और डी या डी और सी की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होती है। और बी और सी यदि 5 सेंटीमीटर है तो ए और डी की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ये हो गई हमारी आयत। आयत के जो चारों कोण होते हैं ये बराबर होते हैं और चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। दूसरी बात, और फ्रेंड्स, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि फ्रेंड्स वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में जो होता है कि इनकी चारों भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती हैं और इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं और इनके विकर्ण पे जो एंगल बनता है, इनके चारों विकर्णों पे 90 डिग्री का एंगल बनता है।
तो ये थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहाँ पे आयत में 90 डिग्री एंगल नहीं बनता है, लेकिन वर्ग के विकर्णों पे जहाँ विकर्ण प्रतिच्छेदित करते हैं अर्थात दोनों विकर्ण मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बेसिक सी बातें हैं आयत और वर्ग के बारे में। अब आइए हम लौटते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो आइए एक एक करके कथन चेक करते हैं। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल गलत है। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं, और जो वर्ग होता है वो वर्ग भी एक आयत ही होता है। जितने भी वर्ग होते हैं अर्थात सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। जबकि तीसरा देखते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, सभी आयत वर्ग नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि ये आयत है तो ये वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग की ये खासियत है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। चौथा, एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। वर्ग और आयत में संबंध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2। आइए बढ़ते हैं आज के 5वें और आखिरी प्रश्न की तरफ। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, उसके कोणों का मान कितना होगा। यहाँ त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है और मान पूछना है। पहला 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री, तीसरा 48 डिग्री 60 डिग्री 72 डिग्री, चौथा 52 डिग्री 60 डिग्री और 68 डिग्री। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जान लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले चेक करेंगे चारों ऑप्शन में कि सबके 180 डिग्री एंगल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसमें चेक कर तीनों कोणों का योग हो 180 हो रहा है, तो हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक नियतांक मान लिया जाता है। मान लेते हैं कि 4k + 5k + 6k = 180। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और इसका अनुपात दिया है, सबके साथ एक नियतांक लग जाता है। तो 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 के बराबर 180, इसलिए के बराबर 180/15। तो यहाँ 15 से 180 को डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, अर्थात के बराबर 12। तो इन तीनों नियतांकों में हम 12 से गुणा करके कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला हो जाएगा 12 चौको 48, दूसरा हो जाएगा 12 पचे 60 और तीसरा हो जाएगा 12 छक्के 72। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 3, 48 डिग्री 60 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो रही मैथमेटिकल चीज़ें, लेकिन हम आपको बिल्कुल ही सरल और सिंपल बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, जिसको आप इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है और चुटकियों में इसका आंसर आप ला देंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 4:5:6 दिया हुआ है, अर्थात पहले कोण से दूसरा कोण 1.25 गुना ज़्यादा है और पहले से तीसरा 1.5 गुना ज़्यादा है। सबसे पहले आप कॉमन सेंस में ये ध्यान दीजिए कि जो हमारा तीसरा कोण है 6, वो पहले कोण का 1.5 गुना है। तो हम तुरंत अपना दिमाग दौड़ाइए कि पहले का 1.5 गुना तीसरा कौन से विकल्प में हो रहा है। 50 का 1.5 गुना यहाँ पे 75 होगा, तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा कि ये नहीं होगा। दूसरा 45 का 1.5 गुना हमारा दशमलव में आएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 48 का 1.5 गुना यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो 48 का 1.5 गुना 72 होता है, तो ये पहला पैरामीटर सही हो रहा है। तो हम इसको दूसरा चेक करने से पहले चौथे ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि क्या ये सही है। तो अगर हम 52 का 1.5 गुना करते हैं तो ये होता है 78, 52 का था 26 और 26 और 52 78, तो यहाँ पर दिया है 68, अर्थात ये 1, 2 और 4 वैसे ही गलत हैं, तो हमें बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है और हमारा आंसर सीधे सीधे 3 आ जाएगा। ये रही हमारी सामान्य समझ की बात। एक बार फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ अनुपात में देखिए कि अगर तीसरा पहले का 1.5 गुना है तो विकल्प में भी तीसरा विकल्प पहले विकल्प का 1.5 गुना होगा। इसी आधार पर इन प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैथ से घबराना नहीं है बिल्कुल, और इसी प्रकार मैथ को सॉल्व कीजिए। अगर आप 6 से लेकर 8 तक की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT पे मैंने क्लास 6 से 8 तक की ज्योग्राफी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा मैथ कैसा लग रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।